अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस पार्ट 2 का दूसरा सबक जानदारों में हयाती अफ़ाल हिस्सा 1 इसका मुताल्ला कर रहे हैं। ये सबक की दूसरी वीडियो है जिसमें हम ग़िज़ा और तवानाई की तैयारी जानदारों में तवानाई की तैयारी इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन यानी कि जानदार और हयाती अफ़ाल इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। आज हम सेकेंड पार्ट चैप्टर का जानदार और तवानाई की तैयारी इसे डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जानदार और तवानाई की तैयारी में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि सफ़ा नंबर 12 पर है। आइए दिमाग पर जोर दे के अंदर कई खेलों में खिलाड़ी खेल के दौरान वक्फा लेकर कुछ ग़िज़ाई अशिया का इस्तेमाल करते हैं। खिलाड़ी ऐसी ग़िज़ाई अशिया क्यों इस्तेमाल करते होंगे? खिलाड़ी ऐसे अफराद होते हैं जो कंटिन्यूस मुसलसिल जिस्मानी मेहनत करते रहते हैं। तो जिस्मानी मेहनत करने की वजह से उनके जिस्म के अंदर या फिर खेल के दौरान उनका जो अमल तनफ़ुस होता है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है। इसी वजह से जिस्म में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की मिक़दार कम हो जाती है। अमल तनफ़ुस का प्रोसेस फास्ट होने की वजह से जिसमें पानी और इलेक्ट्रोलाइट की मिक़दार कम हो जाती है। इसी मिक़दार को मुतवाज़िन करने के लिए खिलाड़ियों को जूस वगैरह दिया जाता है। ऐसी चीज़ें जिनसे क्विक एनर्जी हासिल होती है, ऐसी चीज़ें उन्हें दी जाती है। उसी के नीचे ज़रा याद कीजिए कि अंडर में क्वेश्चन दिया गया है तनफ़ुस यानी क्या? तनफ़ुस का अमल किस तरह अंजाम पाता है? हमें पता है सांस लेने और सांस छोड़ने का ये जो अमल होता है इसे तनफ़ुस कहते हैं। साइंसी ज़बान में तनफ़ुस यानी कि जिस्म के अंदर जो ग़िज़ाई मादे होते हैं उनको इस्तेमाल करके तवानाई बनाना, तवानाई की तालीफ, ये अमल तनफ़ुस कहलाता है। तनफ़ुस दो तरीक़ों से अंजाम पाता है। एक खलिए के अंदर यानी खलिए में होने वाला अमल, तो उसे हम खलवी सतह का तनफ़ुस कहते हैं। दूसरा जिस्मानी लेवल के ऊपर जिस्म के अंदर, जैसे हवा का नाक से हलक में जाना और हलक से फिर फेफड़ों में जाना, इस तरह से ये तनफ़ुस का प्रोसेस जो होता है वो जिस्मानी सतह पर होता है, इसलिए इसे जिस्मानी सतह का तनफ़ुस कहते हैं। तो इस तरह तनफ़ुस की दो किस्में होती हैं, खलवी सतह पर तनफ़ुस और जिस्मानी सतह पर तनफ़ुस। पेज नंबर 13 पर जानदार और तवानाई की तैयारी, ये एक्चुअल पॉइंट है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मुशाहिदा कीजिए के अंदर ज़ैल की शक्ल का मुशाहिदा करके इसे नामज़द कीजिए। ये जो शक्ल है ये हमने पिछली क्लास में पढ़ी है, तो उसी बेस के ऊपर हमें इसको फिल करना है। यहाँ पर सबसे पहला ये जो पॉइंट है ये नाक है, नाक के बाद में मुंह है, मुंह के बाद में ये वाला जो पॉइंट है इसे हम हलक कहते हैं। हलक के बाद इस पॉइंट को सूती वितर कहा जाता है। ये जो है ये शोभी नालियां हैं। ये पूरा पार्ट लंग बता रहा है, फेफड़ा है, फेफड़े के अंदर शोभी नालियां होती हैं। सो ये जो पार्ट होगा ये फेफड़े होंगे या फिर फेफड़ा। ये जो लाइन है ये पर्दे शिकम है। ये फेफड़ों के अंदर के जो खलियात होते हैं इस तरह से एक, तो ये जो है इन्हें हवा की थैलियां कहा जाता है। इस तरह से ये शक्ल नामजद होगी।
जानदारों में अमल तनफ्फुस जिस्मानी और खलवी इस तरह से दो सतहों पर अंजाम पाता है। जिस्मानी सतह पर होने वाले तनफ्फुस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का जिस्म और एतराफ के माहौल में लेन देन होता है। नाक के जरिए हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम मुंह के जरिए बाहर छोड़ते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये जिस्मानी सतह का तनफ्फुस हो गया। नाउ ये जो ऑक्सीजन जाती है खलिए के अंदर जाती है और वहां पर अमल तकसीद होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, तो वो खलिए के अंदर ही हो रहा है, इसलिए उसको हम खलवी सतह पर होने वाला तनफ्फुस कहते हैं। खलवी सतह पर होने वाले तनफ्फुसी अमल में ऑक्सीजन के जरिए या ऑक्सीजन के बगैर ग़िज़ाई अज्जा की तकसीद होती है। बताइए तो भला के अंडर में क्वेश्चन दिए गए हैं। ग्लूकोज के एक सालमे में H, C और O के बिलतरतीब कितने जौहर होते हैं? ग्लूकोज का जो जाब्ता है वो कुछ इस तरह से है, C6H12O6। तो इसके अंदर कार्बन के 6 जौहर, हाइड्रोजन के 12 जौहर और ऑक्सीजन के 6 जौहर होते हैं। ये तमाम जवाहर एक दूसरे से किस कीमियाई बंदिश से जुड़े होते हैं? ये तमाम जवाहर एक दूसरे से हम गिरफ्ती बंदिश से जुड़े होते हैं। तीसरा सवाल, सालमे की तकसीद से क्या मुराद है? सालमे की तकसीद यानी कि सालमे का ऑक्सीडेशन होना। ना, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन जौहर का खारिज होना या ऑक्सीजन जौहर का सालमे में आना। तो सालमे की तकसीद मतलब ऑक्सीजन जौहर सालमे के अंदर आएगा, यहां पर इसे ही सालमे की तकसीद कहते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। हम जिन ग़िज़ाई अशिया का इस्तेमाल करते हैं इनमें खुसूसन कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल रोजाना दरकार तवानाई के हुसूल के लिए किया जाता है। यह तवानाई एटीपी की शक्ल में हासिल होती है। इसके लिए खलिए में ग्लूकोज नामी कार्बोहाइड्रेट की मरहलावार तकसीद होती है। ये बात अच्छे से जहन नशीन रखिएगा कि हमारी बॉडी में 99% एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है, तवानाई जो बनती है, वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही बनती है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की तकसीद होती है यानी कि ऑक्सीडेशन होता है और इसके नतीजे में तवानाई यानी कि एटीपी के सालमात बनते हैं। एटीपी के सालमात बनना ये तवानाई हासिल करने का कंसेप्ट है। अब तवानाई को इस्तेमाल करना यानी कि एटीपी के सालमात में फॉस्फेट बंदिश का टूटना, तो ये हम आगे देखेंगे। सिर्फ हमें अभी यहां तक के लिए ये याद रखना है कि जिस्मानी सतह पर मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी तवानाई पैदा होती है वो तवानाई कार्बोहाइड्रेट की वजह से पैदा होती है। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज नाम का एक सालमा होता है, मुरक्कब होता है, इसकी तकसीद का अमल होता है और तकसीद का अमल होने की वजह से वहां पर एटीपी के सालमात बनते हैं। एटीपी बनना यानी कि तवानाई हासिल होना। खलिए में ग्लूकोज नामी कार्बोहाइड्रेट की मरहलावार तकसीद होती है, इसी को खलवी सतह का तनफ्फुस कहते हैं। खलिए में खलवी तनफ्फुस दो किस्म का होता है। जब खलिए के अंदर तनफ्फुस का अमल हो रहा है तो वो दो किस्म का होगा। पहला वाला तनफ्फुस ऑक्सीजनी तनफ्फुस जिसके अंदर ऑक्सीजन हिस्सा लेती है, और दूसरा वाला तनफ्फुस गैर ऑक्सीजनी तनफ्फुस जिसके अंदर ऑक्सीजन हिस्सा नहीं लेती है। तो सतह के हिसाब से तनफ्फुस की दो किस्म है, एक तो खलवी सतह पर और जिस्मानी सतह पर। और ऑक्सीजन की मौजूदगी या ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी, इस बिना पर तनफ्फुस की दो किस्में हैं। पहला ऑक्सीजनी तनफ्फुस जिसे इंग्लिश में हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि गैर ऑक्सीजनी तनफ्फुस। ऑक्सीजनी तनफ्फुस में खलिए ग्लूकोज की तकसीद के अंदर ऑक्सीजन हिस्सा लेती है और गैर ऑक्सीजनी तनफ्फुस में ऑक्सीजन हिस्सा नहीं लेती है। ऑक्सीजनी तनफ्फुस के दौरान 3 मराहल में ग्लूकोज की तकसीद होती है। पहला मरहला है शक्कर पाशीदगी, दूसरा मरहला है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या इसे क्रेब साइकिल भी कहते हैं। ये जो मरहला है ये क्रेब नामी साइंसदान ने बताया था, इसलिए उसके नाम पर इसे क्रेब साइकिल भी कहा जाता है। तीसरा मरहला होता है ईटीसी रिएक्शन।
यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट यानी कि एटीपी के सालमात की तैयारी होती है। वन बाय वन अब हम स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारा शक्कर पाशीदगी, यानी कि ग्लाइकोलिसिस। ये होता है ग्लूकोज के ऊपर। ग्लूकोज जो है वो है C6H12O6। नाउ खलिए माए में होने वाले अमल में ग्लूकोज के एक सालमे का मरहलावार तज्जिया होकर पायरुविक एसिड, एटीपी, NADH2 और पानी के दो सालमे तैयार होते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस का जो अमल है ये खलिए माए में अंजाम पाता है। खलिया माए यानी कि कोई भी सेल खलिए का मरकजा छोड़कर जो भी हिस्सा होता है माए वाला, पानी से भरा जो हिस्सा होता है उसे खलिया माया कहा जाता है। तो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, शक्कर पाशीदगी का अमल, ये खलिया माए में अमल पाता है। खलिया माए में ग्लूकोज का जो एक सालमा होता है उसका तज्जिया होता है। क्या होता है? तज्जिया होता है। और तज्जिया होने पर, एक सालमे का तज्जिया होने पर वहां पर पायरुविक एसिड, एटीपी, NADH2 और पानी के दो सालमात तैयार होते हैं। सो इस तरह से वहां पर क्या क्या बन रहा है? पायरुविक एसिड के 2 सालमात, एटीपी के 2 सालमात, NADH2 के 2 सालमात और पानी के 2 सालमात यानी कि H2O के 2 सालमात। तो इस तरह से हर किसी की मरहलावार तज्जियाकारी होती है। पायरुविक एसिड, एटीपी, NADH2 और पानी के 2 सालमात तैयार होते हैं। ना अब आगे जो प्रोसेस बढ़ता है वो प्रोसेस बढ़ता है पायरुविक एसिड से। आगे का प्रोसेस अंजाम पाता है पायरुविक एसिड से। इस अमल में तैयार होने वाले पायरुविक एसिड के सालमात एसिटिल कोएंजाइम ए की सालमात की शक्ल इख्तियार करते हैं। सो यहां पर क्या होता है? पायरुविक एसिड ये जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसिटिल को ए लिखते हैं। एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है ये। एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होने के साथ साथ यहां पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के 2 सालमात और NADH2 के 2 सालमात भी बनते हैं। तो आगे 2 NADH2 और 2 CO2 इस तरह से ये रिएक्शन अमल पाता है। नाउ यहां से आगे जब अमल बढ़ता है तो ये शिफ्ट हो जाता है, इसका लोकेशन चेंज हो जाता है। अब यहां पर जो हमको मिला था एसिटिल कोएंजाइम में, तो ये खलिया माए से तवानिये में चला जाता है। तवानिया जो तवानाई का मरकज होता है, तवानाई का एनर्जी हाउस जो होता है, ये भी खलिए के अंदर ही पाया जाता है। इंग्लिश में इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सो यहां पर एसिटिल कोएंजाइम ए बन रहा है, NADH2 के 2 सालमात बन रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 सालमात बन रहे हैं। तो आगे का प्रोसेस एसिटिल कोएंजाइम ए से होता है। एसिटिल कोएंजाइम ए 2 हिस्से में होता है। एक हिस्सा होता है एसिटिल और दूसरा हिस्सा होता है कोएंजाइम ए। सो एसिटिल कोएंजाइम ए के सालमात तवानिये में दाखिल होते हैं। अब ये जो सालमात है ये कहां पर जा रहे हैं? तवानिये में जा रहे हैं, तवानाई मरकज में जा रहे हैं। वहां पर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड दौर के जरिए तामुलात अंजाम पाते हैं। सो तवानिये के अंदर जो भी तामुलात होंगे, जो भी रिएक्शन होंगे, वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड दौर कहलाते हैं। नाउ यहां पर होता क्या है एक्चुअली? एसिटिल कोएंजाइम ए ये जो मतलब ये जो एक सालमा है इसके 2 पार्ट है, एसिटिल और कोएंजाइम ए। तो इसमें से जो पहला वाला पार्ट होता है एसिटिल, एसिटिल के पार्ट की तकसीद होती है, ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और इसके जरिए NADH2,
FADH2, ATP, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड के साल्मात तैयार होते हैं। एसिटिल कोएंजाइम ए के साल्मात तवानिये में दाखिल होते हैं, वहां इन पर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड दौर यानी कि क्रेब साइकिल का तामुल अंजाम पाता है। इन तामुलात के जरिए एसिटिल कोएंजाइम ए के साल्मात में मौजूद एसिटिल पार्ट, एसिटिल हिस्से की मुकम्मल तकसीद होती है और इसके जरिए ATP, FADH2, NADH2, H2O, CO2 के साल्मात हासिल होते हैं। तो सेकेंड वाला जो पार्ट होगा TCA साइकिल, वो यहां पर होगा। ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है। ग्लाइकोलिसिस के अंदर ग्लूकोज का तज्जिया होकर पायरुविक एसिड बन रहा है, साथ ही ATP और NADH2 के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। यहां पर पायरुविक एसिड आगे जाकर कन्वर्ट हो रहा है एसिटिल को ए में और साथ में NADH2 और कार्बन डाइऑक्साइड के साल्मात तैयार हो रहे हैं। एसिटिल को ए अब खलिया माये से निकलकर तवानिये में दाखिल हो रहा है। तवानिये में दाखिल होने के बाद में एसिटिल को ए का जो पहला हिस्सा है एसिटिल, इसकी मुकम्मल तकसीद हो रही है और वहां पर NADH2, FADH2, ATP, H2O और CO2 के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ये था सेकेंड वाला स्टेप। थर्ड वाला स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन मुंतकिली जंजीरी तामुल, ETC चेन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन मुंतकिली जंजीरी तामुल भी तवानिये में अंजाम पाता है। अब ये जो है ये भी तवानिये के अंदर ही अंजाम पाया जाता है। तवानिये की शक्ल यहां पर दी गई है। नाउ जैसे हमने देखा पहले प्रोसेस में 3 से 4 प्रोडक्ट बने, उसमें से 2 पायरुविक एसिड ये आगे बढ़ा और एसिटिल कोए में कन्वर्ट हुआ और उसके साथ में 2 प्रोडक्ट बने, ये आगे बढ़ा और एसिटिल की मुकम्मल तकसीद हुई। इसके साथ में NADH2, FADH2, ATP, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बना। नाउ यहां पर अब जब TCA साइकिल होगी, ETC साइकिल होगी, TCA साइकिल हो चुकी है, अब ETC साइकिल, ETC रिएक्शन हो रहा है। तो ये रिएक्शन होने के टाइम पर NADH2 और FADH2 के मॉलिक्यूल्स आगे बढ़ेंगे और रिएक्शन होगा। NADH का एक मॉलिक्यूल हमें देगा 3 ATP के मॉलिक्यूल्स, ATP यानी के तवानाई वाले साल्मात। NADH कन्वर्ट होगा 3 ATP के मॉलिक्यूल में और FADH2 कन्वर्ट होगा 2 ATP के मॉलिक्यूल में। इसे ETC रिएक्शन कहते हैं। मतलब ETC रिएक्शन का प्रोडक्ट ये है हासिल, ये होता है ETC रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन मुंतकिली जंजीरी तामुल भी तवानिये में अंजाम पाता है। मंदरजा बाला तमाम तामुलात के दौरान तैयार शुदा NADH2 के हर साल में से 3 और FADH2 के हर साल में से 2 ATP के साल्मात हासिल होते हैं। इस अमल में ATP के साल्मात के अलावा पानी के भी साल्मात तैयार होते हैं। इस तरह से ऑक्सीजनी तनफ्फुज में ग्लूकोज की मुकम्मल तकसीद होती है और तवानाई के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के साल्मात भी तैयार होते हैं। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस होने के साथ साथ में वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन भी होता है और साथ ही वाटर का प्रोडक्शन होता है जो कि हमारी बॉडी में ही रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेलिंग के जरिए रिलीज कर देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं जिस्म से। नाउ यहां पर जो NADH2, FADH2 जो हम पढ़ रहे थे उसके बारे में मालूमात दी गई है। इनके शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं। NADH2 यानी के निकोटिनाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, FADH2 यानी के फिकोन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये हर खलिये में तैयार होने वाले और ऑक्सीजनी तनफ्फुस में मदद करने वाले मददगार साल्मे हैं। NADH2 से ही 3 ATP के मॉलिक्यूल तैयार होते हैं और FADH2 से ही ATP के 2 मॉलिक्यूल तैयार होते हैं। अब हम ATP के बारे में मालूमात ले लेते हैं। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तवानाई से भरपूर साल्मा होता है। इसमें फॉस्फेट के 3 साल्मे एक दूसरे से जिस बंदिश से जुड़े होते हैं, इन बंदिशों में तवानाई का जखेरा होता है।
जरूरत के मुताबिक खलिए में इन सालमात का जखीरा किया जाता है। जैसे जैसे जरूरत होती है वैसे वैसे एटीपी मॉलिक्यूल्स जिस्म के अंदर जमा होते जाते हैं। कीमियाई नुक्ते नजर से एटीपी एडिनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड से तैयार शुदा ट्राइफॉस्फेट का सालमा है। ट्राइफॉस्फेट यानी कि इसमें फॉस्फेट के 3 ग्रुप हैं और ये जो सालमा तैयार हो रहा है ये एडिनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड से तैयार हो रहा है। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं एक्चुअली। सबसे पहला वाला पार्ट होता है एडेनिन, ये नाइट्रोजनी सालमा है। दूसरा वाला पार्ट होता है पेंटोज शुगर जो कि राइबोज होता है C5H10O5 और तीसरा वाला पार्ट होता है फॉस्फेट ग्रुप। 3 फॉस्फेट के सालमे होते हैं इसके अंदर। तवानाई की जरूरत के मुताबिक एटीपी में मौजूद फॉस्फेट के सलमात की बंदिश तोड़कर तवानाई हासिल की जाती है। सो एटीपी मॉलिक्यूल यानी कि तवानाई का जरिया। तवानाई एटीपी बन गया मतलब तवानाई हासिल नहीं हुई। एटीपी बनने के बाद में उसके अंदर जो 3 फॉस्फेट ग्रुप है उनकी अगर बंदिशें टूटती है तो तवानाई खारिज होती है जिस्म के अंदर। तो जैसे जैसे तवानाई की जरूरत होती है वैसे वैसे एटीपी सालमात के फॉस्फेट सालमात की बंदिशें टूटती जाती है और एनर्जी रिलीज होती जाती है। इसलिए एटीपी को तवानाई की करेंसी कहा जाता है। एटीपी मतलब तवानाई का घर, तवानाई की करेंसी। वही कंसेप्ट को नीचे अच्छे तरीके से समझाया गया है। ये एटीपी का मॉलिक्यूल है। इसका पहला पार्ट एडेनिन, दूसरा पार्ट पेंटोज शुगर यानी कि राइबोज और तीसरा पार्ट फॉस्फेट के 3 ग्रुप जो कि बंदिशों से जुड़े हुए हैं। अब जैसे ही एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ये बंदिश टूटेगी और इससे तवानाई का इखराज होगा। यहां पर दिया है वो, ये बंदिश टूट रही है, फॉस्फेट का ग्रुप अलग हो रहा है। सो जैसे जैसे ये बॉन्ड्स टूटेंगे, ये बंदिशें टूटेंगी, वैसे वैसे तवानाई खारिज होगी। आगे के पार्ट में हमें देखना है फाका कशी और भूख हड़ताल जैसे खुसूसी हालात में जिस्म में अगर कार्बोहाइड्रेट का जखीरा कम हो जाए तो तवानाई हासिल करने के लिए जिस्म में मौजूद रोगनी मादे और प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। सपोज हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, हमने ये देखा कि 99% केसेस में मतलब तकरीबन अगर तवानाई जरूरी है तो कार्बोहाइड्रेट का ही इस्तेमाल किया जाएगा। मान लीजिए कि बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो इस सूरत में कार्बोहाइड्रेट ना होने की वजह से या तो रोगनी मादे इस्तेमाल किए जाएंगे या फिर प्रोटीन इस्तेमाल किया जाएगा। रोगनी मादे जो है ये रोगनी तेजाब में तब्दील होंगे जबकि प्रोटीन अमीनो एसिड में तब्दील होगा। रोगनी तेजाब और अमीनो एसिड को एसिटिल कोएंजाइम ए में तब्दील किया जाएगा और एसिटिल कोएंजाइम ए के सालमात को क्रैब चक्कर क्रैब साइकिल तामुलात के जरिए तवानाई में मुकम्मल तकसीर करके तवानाई हासिल की जाएगी। सो अगर बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो 2 सूरतें होंगी। रोगनी मादे इस्तेमाल किए जाएंगे, रोगनी मादे रोगनी तेजाब में तब्दील होंगे, रोगनी तेजाब एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होंगे और फिर आगे का प्रोसेस सेम रहेगा। अगर रोगनी मादे नहीं है बॉडी में तो प्रोटीन का इस्तेमाल होगा। प्रोटीन इस्तेमाल अगर कभी होता है तो प्रोटीन कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा और एसिटिल कोएंजाइम ए बनने के बाद में उसका एसिटिल पार्ट बनाएगा NADH2 FADH2 और FADH2 NADH2 के सालमात से ATP के सालमात तैयार होंगे। साइंसदानों का तारुफ शक्कर पाशीदगी ग्लाइकोलिसिस तामुल को गस्ताव एम्बेडेन ओटोमेर हॉफ और जैकब पार्नास नामी 3 साइंसदानों और इनके दीगर मायनिन ने दरियाफ्त किया। ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो गुस्ताव एम्बेडेन, ओटोमेर हॉफ और जैकब पार्नास इन तीनों साइंसदानों ने और इनके मायनिन ने दरियाफ्त किया है। इसके लिए उन्होंने उजलात पर तजुर्बा किया। इसके लिए ग्लाइकोलाइसिस तामुल को एम्बेडेन मीटरहॉफ पार्नास पाथवे EMP पाथवे कहा जाता है। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम EMP पाथवे है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड दौर को सर हेंस क्रैब ने मालूम किया।
टीसीए साइकिल जो है उसकी दरियाफ्त क्रैब ने की, सर हेंस क्रैब। सो उन्हीं के नाम के ऊपर इस साइकिल को क्रैब साइकिल या फिर क्रैब चक्कर कहते हैं। इस दरियाफ्त के लिए इन्हें सन 1953 के नोबेल इनाम से नवाजा गया। नाउ अभी हमने जो प्रोसेस पढ़ा है उसे फ्लो चार्ट के जरिए दिया गया है। ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खाली जगह पूर्ण करने के लिए ये पूछा जा सकता है। इनफैक्ट एक बार पूछा भी गया है ये। नाउ जब कार्बोहाइड्रेट रहता है तो शक्कर पाशीरकी यानी कि ग्लाइकोलिसिस का अमल कार्बोहाइड्रेट से हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है एसिटिल कोएंजाइम ए में, और एसिटिल कोएंजाइम ए क्रैब चक्कर के जरिए तवानाई यानी कि एटीपी के मॉलिक्यूल और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को पानी के सालमात दे रहा है। ग्लाइकोलिसिस ये होगा खलिया माए में, पायरुविक एसिड बनेगा, ये भी रहेगा खलिया माए में। एसिटिल कोएंजाइम ए ये इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में यानी कि तवानिये में, और आगे का प्रोसेस होगा तवानिये के अंदर। मान लीजिए हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो रोगनी मादे या तो प्रोटीन देखे जाएंगे, रोगनी मादे अगर है कभी तो रोगनी मादे चेंज होंगे रोगनी तेजाब में केमिकल प्रोसेस से, रोगनी तेजाब के जरिए बनेगा एसिटिल कोएंजाइम ए और आगे का प्रोसेस सेम रहेगा। उसी तरह अगर कभी प्रोटीन है तो प्रोटीन से अगर कभी ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो रहा है तो प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा, अमाइनो एसिड कन्वर्ट होंगे एसिटिल कोएंजाइम ए में, और आगे क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होगा और एटीपी के सालमात, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के सालमात तैयार होंगे। ये वाला जो फ्लो चार्ट है ये गैर ऑक्सीजनी तनफ्फुस के बारे में है, जिसे हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।